और 17 का ईएससी दिया मैंने, और उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा। 5th रैंक आई थी। 6 साल होने जा रहे हैं मुझे, कहा जाए तो ये 4th जॉब है मेरी। एल्यूमिना प्रोडक्शन किया जाता था, तो वो दामनजोड़ी में था। वॉरशिप है। मेरा काम हुआ करता था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉल हो रहे होते थे प्रोडक्शन के दौरान, उसको लुक आफ्टर करना जितने। Hi everyone, welcome to This is Imperative. बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं लाइफ की एंड आई थिंक वन ऑफ द एस्पेक्ट इज योर करियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और करियर में अगर अर्ली अवेयरनेस हो तो बहुत ही अच्छा होता है. सो दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट दैट. सो टुडेज गेस्ट इज निखिल तिवारी. ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर इन रेलवेज. हम उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, प्रोफेशनल जर्नी जो उन्होंने किस किस तरह से क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या स्टेप्स लिए टू बिकम व्हाट ही इज राइट नाउ. हाय निखिल, वेलकम टू दिस इज इम्पेरेटिव. थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस. आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा रश्मि, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने चैनल पे मुझे आने का एक सुनहरा मौका दिया है. मुझे लगता है कि इससे जो है काफी लोगों को जो है कुछ अ, अच्छा मिलेगा, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है. दैट्स ग्रेट. तो आपको काम करते हुए बहुत टाइम हो गया, आई थिंक कितने साल हो गए? मुझे काम करते हुए एक्चुअली मेरी फर्स्ट जॉब 2016 में लगी थी, तो नियर अबाउट 6 साल होने जा रहे हैं मुझे काम करते हुए. Great. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक आपका? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक, और ये मेरी थर्ड जॉब है. और जिसमें से मैंने एक्चुअल में कहा जाए तो ये 4th जॉब है मेरी. फर्स्ट कॉलेज प्लेसमेंट था मेरा टीसीएस में Okay. 2015 में. 2011 से 15 मैंने जो है बीटेक किया. 15 में ही ऑफर हुआ था टीसीएस, और वो जॉब मैंने नहीं की, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड था टुवर्ड्स कोर सेक्टर, और मुझे था कि कोर सेक्टर में जाना है. आईटी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने वो जॉब नहीं की, वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया. उसके बाद साइमल्टेनियसली मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी, तो गेट में डिसेंट स्कोर था, तो उससे मेरे को एमटेक मिल गया था उस समय आईआईटी रुड़की में. तो मैंने वो ज्वाइन किया, और एमटेक अभी फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ था मेरा. फाइनल एग्जाम्स बाकी थे फर्स्ट ईयर के, तो उसी दौरान मैं प्रिपरेशन तो कर ही रहा था. तो उसमें मेरा गार्डन रीच शिपयार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, उसका एग्जाम दिया था मैंने. तो उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा, और कोलकाता पोस्टिंग हुई थी मेरी. वहाँ पे मैंने 3 से 4 महीने जॉब किया. फिर गेट के ही स्कोर पे नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की पीएसयूज है, तो उसमें मेरा इंटरव्यू का कॉल आया. वो इंटरव्यू मैंने दिया, तो उसमें सिलेक्शन हो गया. फिर मैंने जो है गार्डन रीच शिपयार्ड छोड़ के नाल्को ज्वाइन कर लिया. और नाल्को में उड़ीसा में उसका मेन सारी यूनिट्स मैक्सिमम उड़ीसा में ही है. प्रोडक्शन यूनिट अंगुल, दामनजोड़ी. तो मैंने अंगुल में करीब 1.5 साल उसमें काम किया. और वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ये था कि थोड़ा घर से दूर पड़ रहा था, तो ये एक रीजन था कि मैं जो है अपने घर के आसपास, थोड़ा इसी होम सिकनेस थी, और थोड़ा घर से दूर था, तो फिर मेरे को था कि थोड़ा प्रिपेयर करके ऐसी जगह जाएं जहाँ पे मतलब घर के आसपास और थोड़ा इसी मतलब नॉर्दर्न रीजन में कहीं भी जाएं जहाँ पे लोग अपनी भाषा हो, अपनी थोड़ा सा जो है एक कंफर्ट लेवल रहे. तो फिर वहाँ पे प्रिपेयर किया ईएससी के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए. और 17 का ईएससी दिया मैंने, और उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा. 5th रैंक आई थी. और उसके बाद से मैंने इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया. तो 2017 बैच का मैं हूँ, और 2018 में मैंने ज्वाइन किया है रेलवेज में. अभी मेरे को काम करते हुए अभी जुलाई में 4 साल हो जाएंगे मेरे को, मतलब 3.5 साल अभी हो गए. व्हाट वाज योर ड्रीम जब आपका ड्रीम क्या था जब आप छोटे थे, लाइक स्कूल में जब थे तो क्या सोचा था कि क्या बनूंगा आगे जाके? स्कूल में मैंने यही सोचा था. एक्चुअली मेरे फादर जो है वो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं. तो मेरा यही था कि बड़े होके मुझे भी जो है डिफेंस में ही जाना है. और छोटे में मेरे को काफी फैसिनेटिंग लगता था फाइटर पायलट. मेरे को लगता था कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा, एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा.
तो बचपन में यही ड्रीम था एयरफोर्स पायलट बनने का, हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया। ओके, कोई तो बात नहीं है। पर अभी भी बहुत अच्छा ही कर रहे हो आप। तो आप स्टूडेंट कैसे थे, लाइक अप टू 9th और 10 और 12th तक आप किस तरह के स्टूडेंट थे? एंड अपने खुद के हिसाब से, टीचर्स के हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से स्टूडेंट्स किस तरह के? एकेडमिक्स वाइज यार मैं कहूँगा कि मैं एवरेज ही था, ऐसा बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं था, एवरेज था। मार्क्स भी मेरे एवरेज ही आते थे, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं आते थे। तो 9th तक एवरेज परफॉर्मिंग ही स्टूडेंट था मैं। ओके। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? लाइक 11th तो पूरे 12th तक आप कह रहे हो कि आप एवरेज स्टूडेंट थे, एंड देन आपने प्रिपरेशन नहीं की थी? नहीं ना, वही। तो उसके बाद क्या हुआ? लाइक 9th जब तक आप एवरेज थे तो फिर आपने कहीं तो स्पीड पकड़ी होगी, लाइक हाँ, तो। नाइन्थ नाइन्थ तक थोड़ा सा मतलब कैजुअल अप्रोच थी मेरी, मेरा खेलने कूदने में थोड़ा ज्यादा ध्यान था। और हालांकि होना भी चाहिए बच्चों का, उस समय जो है ये ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हर समय जो है आदमी सिर्फ पढ़ाई में लगे रहे तो फिर वो मल्टी डायमेंशनल जो डेवलपमेंट होता है वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो फिर 9th तक इतना सीरियस नहीं था मैं, 10th में जाके मैं थोड़ा सीरियस हुआ। तो 10th में अच्छे स्कोर्स आए थे, तो उससे थोड़ा मोटिवेट हुआ मैं कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर 11th 12th 12th में भी मेरा काफ़ी अच्छे स्कोर्स थे, अच्छे परसेंटेज थे सीबीएसई बोर्ड में। तो 12th तक मैं थोड़ा सीरियस हो गया था, और उसके बाद से हम, हाँ थोड़ा सीरियस हो गया था और स्कोर भी अच्छा करने लग गया था। ओके, सो उसके बाद आपने प्रिपरेशन के लिए एक साल ड्रॉप किया था या फिर साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर रहे थे 11th और 12th में बीटेक की, मतलब एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे थे एग्जाम की, और फिर उसी टाइम आपने वो एडमिशन ले लिया था कॉलेज में? नहीं, मैं 11th और 12th में मैंने किसी भी बीटेक को की एग्जाम की, चाहे आईआईटी या ट्रिपल की तैयारी नहीं की थी, जो कि वन ऑफ माय बिगेस्ट मिस्टेक कह सकते हैं, जिससे थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा। और मैंने 12th के बाद ड्रॉप लिया, एक साल ड्रॉप लिया, मैं कोटा गया था, कोटा मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी एक साल। 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया था एक साल, मैंने प्रिपेयर किया था टी के लिए, कोटा गया था मैं, कोटा में बंसल क्लासेस ज्वाइन की थी। तो 2011 में मैंने एक साल प्रिपेयर करने के लिए, और एक साल प्रिपेयर करने के बाद भी मेरा आईआईटी या ए आई ट्रिपली में, ए ट्रिपली में हुआ था मेरा, लेकिन रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, करीब 25 के वगैरह मिल रहा था, नोएडा और इस तरीके के कॉलेज मिल रहे थे मुझे। तो मैंने वो सब ज्वाइन नहीं किया, मैंने यूपी एग्जाम दिया था, तो उसके थ्रू आईआईटी मिला, आईआईटी ज्वाइन कर लिया मैंने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ग्रेट। तो फिर कॉलेज में जब आप कॉलेज ज्वाइन किए तो फिर आपका फोकस क्या था उस टाइम, कि आगे क्या करना? मतलब आप शुरू से ही आपका डिसाइडेड था कि आपको गेट करना है या कोर इंडस्ट्री में जाना है, या फिर आपने थोड़ा टाइम लिया, समझा, और आपको बाद में पता चला कि आपको क्या करना है? नहीं, कॉलेज ज्वाइन करने के जस्ट बाद तो ऐसा कुछ नहीं था कि अ, मेरे को कोर सेक्टर में जाना है या फिर जो है आगे गवर्नमेंट जॉब में ही आगे जाना है। हाँ, जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, थर्ड ईयर से थोड़ा सा सीरियसनेस आ गया था मेरे में, और थोड़ी सी चीजें जो है क्लियर दिखने लगी थी, और मतलब इधर से थोड़ी गाइडेंस वगैरह मिली लोगों से, तो मतलब पता चला कि आगे काफी स्कोप है, हम कोर सेक्टर में जा सकते हैं, और काफी गवर्नमेंट जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज है गेट के थ्रू। उसी समय पता चला कि गेट के थ्रू काफी पीएसयूज जो है वो रिक्रूट कर रही हैं, और पीएसयूज अच्छा ऑफर भी करती हैं आपको। तो पे वाइज जो है अच्छा है, स्ट्रक्चर रहता है उनका, और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज वो देती हैं। तो थर्ड ईयर से थोड़ा सीरियसनेस हो गई कि गेट का एग्जाम क्लियर करना है, उससे पीएसयूज वगैरह मिले, तो फर्स्टली ये पीएसयूज में ज्वाइन करना है, पब्लिक सेक्टर जैसे
IOCL वगैरह, ONGC या फिर कोई और PSU। तो वो थर्ड ईयर के बाद से थोड़ी सीरियसनेस आई में। अच्छा, आपको किसने गाइड किया था कि पीएसयूज के बारे में कौन बताया था? एक्चुअली PSU के बारे में गाइड करने वाला और कोई नहीं, साथ के बैचमेट्स ही थे। हम लोग आपस में बात करते रहते थे, हम लोग डिस्कस करते रहते थे, था हम लोगों का कि आगे क्या करना है। तो सब लोग डिस्कस करते रहते थे। कुछ लोग जो है थर्ड ईयर में कोचिंग के लिए कोटा भी गए, कोटा कह रहा हूँ मैं, सॉरी, दिल्ली गए थे। तो उससे थोड़ा सा ये मिला कि हाँ, मतलब गेट की तैयारी कर रहे हैं ये लोग, तो गेट से क्या अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सर्च किया मैंने। और उस समय जो है जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह आए थे PSU के, वो देखा, उनका पे स्ट्रक्चर देखा, अपॉर्चुनिटीज देखी, वो काफी लिक्रेटिव लगी मुझे। तो लगा कि हाँ, हम नहीं कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं हम लोग भी। और उस समय जो है जब हम लोग थर्ड ईयर में थे, तो फाइनल ईयर के सर वगैरह जो है वो लोग लिखते थे, गेट देते थे एग्जाम। तो उनके भी बस जब भी रिजल्ट आता था तो कॉलेज में ये होता था कि हाँ, इतनी रैंक आई है उनकी। तो ये सब डिस्कशन होते थे, यही चीजों ने तो थोड़ा मोटिवेट किया मेरे को कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, और गेट का एग्जाम देके अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो करना चाहिए मुझे। यानी कि अगर आपको शुरू से ही पता होता, लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से पता होता, तो आप तब से प्रिपरेशन करते या फिर आप बाद के लिए छोड़ देते? क्या ये ड्रॉबैक नहीं है कि आपको चीजें थोड़ी लेट में पता चली? लेट्स से आपको इन सारे प्रोसेस के बारे में पहले से पता होता तो आप आराम से कर लेते और जल्दी करते चीजें, या फिर इतना इधर उधर जाना नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट आईएएस की तैयारी करते? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हो। थोड़ा सा अगर मेरे को जो गाइडेंस बाद में मिली, या फिर जो चीजें मेरे को बाद में पता चली, अगर थोड़ी जल्दी पता चलती, तो वो सीरियसनेस ये रहा था कि थोड़ी सी डिले हो गया थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये चीज पहले पता होती मेरे को, तो जाहिर सी बात है कि मैं थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया रहता। चाहे वो 12th के बाद की प्रिपरेशन हो IIT में, या फिर गेट की प्रिपरेशन हो, या फिर ES की प्रिपरेशन हो। फाइनली ES मैंने दिया, वो 2017 में दिया, फर्स्ट ही अटेम्प्ट था मेरा। बहुत ज्यादा मेरे को ES के बारे में पता नहीं था। ES के बारे में पता चला, तो पता चलने के बाद भी थोड़ा सा मन में हेजिटेशन ये था कि इतना बड़ा एग्जाम है, UPSC कंडक्ट करवाती है, इतने बच्चे बैठते हैं, और सीट्स, लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत कम है। तो क्या मैं उस लीग में हूँ भी कि नहीं हूँ, थोड़ा मन में ये था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब चीजें जो है थी मन में, तो इसलिए मैंने वो अटेम्प्ट कॉलेज के टाइम अपियरिंग में भी नहीं दिया, और 16 में भी नहीं दिया। तो अगर ये चीज थोड़ी सी पहले पता होती, थोड़ा सा गाइडेंस मिला रहता, तो हाँ, थोड़ा अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया रहता, और हो सकता है पहले कुछ हो पाता। तो हाँ, असर तो पड़ता है, गाइडेंस का इफेक्ट बेसिकली पड़ता ही है। यानी कि थर्ड ईयर में आपको पता चला कि आपको क्या क्या करना है, आपको सारी चीजें धीरे धीरे पता चलने लगी थी कि स्कोप कहाँ पर है, आपको क्या कर सकते हो आप फ्यूचर में। फिर आपने क्या गोल किया था अपने लिए कि मुझे कहाँ तक जाना है, किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है कॉलेज के बाद, ये सारी चीजें आपने फिर आई थिंक माइंड में कहीं ना कहीं कैलकुलेट तो कर ली होगी? थर्ड ईयर में जब मैं थोड़ा सीरियस हो गया, तो फिर उस समय तक सिर्फ माइंड में इतना था कि मेरे को कोई भी PSU ज्वाइन करनी है, वट एवर में भी, इंडियन ऑयल हो, चाहे ONGC हो, चाहे उस समय जो NTPC था, NTPC, और कोर सेक्टर की कोई भी PSU, पावर ग्रिड है, तो इन सब में से कोई भी अगर PSU मिल जाए, तो मेरा गोल यही था कि गेट का एग्जाम अच्छे से लिखना है, गेट क्वालिफाई करना है अच्छे रैंक से, और कोई ना कोई PSU ज्वाइन करनी है। उस समय तक सिर्फ इतना ही अप्रोच था मेरा। फिर उसके बाद आपने ड्रॉप लिया था कि आपके फोर्थ ईयर के कंप्लीट होते होते आपको जॉब मिल गई थी? मतलब जब आपने गेट दिया, आई थिंक फोर्थ ईयर में दिया होगा, तो उसमें हाँ, आपने क्लियर कर लिया था और आपको जॉब मिल गई थी किसी पीएसयू में? नहीं, ऐसा नहीं था। फाइनल ईयर में मैंने गेट दिया था 2015 में। मेरी ऑल इंडिया रैंक 399 थी। और उसके थ्रू मेरे को उस समय जॉब तो तुरंत नहीं मिली थी। हाँ, लेकिन मेरे को IIT से एमटेक का ऑफर आ गया था, IIT रुड़की से मेरे को एमटेक का ऑफर आया था पावर सिस्टम्स में। तो मैंने पावर सिस्टम्स में एमटेक ज्वाइन किया IIT रुड़की से।
और उसके बाद से वहां पे साथ साथ साइमल्टेनियसली जो है प्रिपेयर करने लगा 2016 गेट के लिए। और उसी दौरान जो है 2016 गेट के ही दौरान बाकी सब एग्जाम्स भी, इंडिविजुअल एग्जाम्स भी कई पीएसयूज लेती हैं। तो उन्हीं में से गार्डन रीच शिपयार्ड का एग्जाम था, 8 सीट्स की वैकेंसी आई थी उसमें, तो वो लिखा था मैंने। तो फर्स्ट 2016 में मेरा क्लियर हुआ था फर्स्ट एग्जाम गार्डन रीच शिपयार्ड का। और 2016 मार्च में मैंने ज्वाइन किया। दैट्स ऑसम, सीरियसली। ओके, तो जीआरएससी के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बताना चाहें कि उसमें किस तरह का काम होता है और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो, और बाकी सारी डिटेल्स। जीआईसी स्टैंड्स फॉर गार्डन रीच शिपयार्ड, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मिनी रत्न पीएसयू है। और मिनी रत्न इसका बेसिकली, हाँ, मिनी रत्न पीएसयू है। और इसका बेसिकली काम होता है नेवी के लिए वॉरशिप्स बनाना। और तो मैंने 2016 में जीआरएससी लिमिटेड ज्वाइन किया था एज एन असिस्टेंट मैनेजर LNW। LNW मीन्स इलेक्ट्रिकल एंड वेपन्स। तो ओके। मेरा काम था, उस समय प्रोजेक्ट चल रहा था एंटी सबमरीन वॉरफेयर। कॉर्वेट, कॉर्वेट एक क्लास है वॉरशिप्स की। तो कॉर्वेट का प्रोडक्शन चल रहा था गार्डन शिपयार्ड में। तो उस समय मेरे को कॉर्वेट ही मिला था। आप लोगों ने सुना होगा INS कदमत और INS किल्तान के बारे में, जो एंटी वॉरफेयर कॉर्वेट वॉरशिप है। उसमें मेरा काम हुआ करता था कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉल हो रहे होते थे प्रोडक्शन के दौरान, उसको लुक आफ्टर करना, जितने भी इलेक्ट्रिकल और वेपन्स जो भी इंस्टॉल होते हैं उसके ऊपर, उसको लुक आफ्टर करना। तो वो प्रोजेक्ट जो है टाइमली डिलीवर हो, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स लगने हैं और DG सेट्स लगने हैं और इंजन से रिलेटेड काम और जितने भी वेपन्स उसके ऊपर माउंट होने हैं, तो वो सारी चीजें उसमें रहती थी, उसको लुक आफ्टर करना मेरा जॉब था उसमें। और वो कोलकाता बेस्ड वो प्रोडक्शन यूनिट था जहाँ पे मैं पोस्टेड था। ओके, तो ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आपको आपकी आपको ये काम करते टाइम कैसा लगा था, और आपने फिर सोचा था कि आप इसी को कंटिन्यू करेंगे, या फिर आपको लगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा फॉर एनी रीजन, मे बी लोकेशन वाइज या किसी और की वजह से। सो किस तरह का फीलिंग रहा जब आपने ज्वाइन किया था, और उसके आफ्टरवर्ड्स आपने क्या सोच के किस तरह से अपना करियर, मतलब सॉरी, आगे के मूव प्लान किए थे। जब ज्वाइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की PSU थी, काफी एक्साइटिंग था। और शुरू में ही पता था कि थोड़ी चैलेंजिंग जॉब होगी, क्योंकि शिप के अंदर आपके अंदर बहुत लिमिटेड स्पेस रहता है, उसी में सारी चीजें जो है इंस्टॉल करना, और उस समय उसमें काम करवाना या काम करना जिस समय वो प्रोडक्शन स्टेज में हो, और पूरी जो है ऊपर से तपती धूप और अंदर जो है कोई भी मतलब एक तरीके से हवा का कोई भी जो है ये नहीं था कि मतलब कि सर्कुलेशन हो रहा हो, या फिर आपको उसी में काम कराना, उसी में वेल्डिंग वर्क भी चल रहा है, गैसेस, फ्यूम्स और हार्मफुल गैसेस भी जो है उसी में जो है आप वेल्डिंग के दौरान हुआ, या फिर ग्राइंडिंग चल रही है, केबल लेइंग चल रही है, एक साथ साइमल्टेनियसली कई काम चलते थे उसमें। तो थोड़ा चैलेंजिंग जॉब था उसमें लुक आफ्टर करना उसका। और काफी इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि शिप्स के अंदर जो है, मैं उससे पहले कभी शिप के अंदर गया नहीं था, और शिप के अंदर जाके मुझे जो बहुत अमेजिंग फील हुआ कि मतलब उतनी छोटी सी जगह में जो है, एक तरीके से आप समझिए कि पूरा का पूरा शहर जो है आपने बता रखा है। आप अगर शिप की बात करें तो एक शिप के अंदर जो है पाइपलाइंस जो है, और चाहे वो केबल का काम है, वो केबल नहीं, वो इतने लार्ज स्केल पे होता है और इतनी कंफाइंड जगह में कि मान लीजिए आप पाइपलाइन ही जो है एक शिप के अंदर, वो कॉर्बेट क्लास की शिप थी, INS कड़मत थी, उसमें लगभग वो पाइपलाइन ही समझिए आप, 10 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन आपको कंफाइंड से स्पेस में आपको वो पाइपलाइन जो है ले करनी है। तो चैलेंजिंग जॉब था, काफी चैलेंजिंग जॉब था, और काफी अच्छा भी लग रहा था। और लेकिन उसी बीच मेरे को दूसरा एक ऑफर आया जो
थोड़ा सा एक्साइटिंग था, और प्लस पे एंड पर्क्स के मामले में भी वो काफी उससे अच्छा था। तो मैंने फिर उसको परस्यू किया, उसका इंटरव्यू दिया और वो क्लियर हुआ, तो इसलिए मैंने जो है इस जॉब को छोड़ के उसको ज्वाइन किया। तो कौन सी जॉब थी वो जो आपने ज्वाइन की था? उसके लिए वो एग्जाम दिया था आपने, मतलब पहले ही दिया हुआ था, उसका रिजल्ट बाद में आया था? दूसरी जॉब मैंने जो की थी वो नालको थी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये भी एक पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है, नवरत्न पीएसयू है। और इसका कोई अलग से एग्जाम नहीं हुआ था, इसने 2015 स्कोर पे ही, गेट के स्कोर पे ही इंटरव्यू कॉल किए थे भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर इंटरव्यू 2015 देने जो गए। आपने पहले दिया था? हाँ, 2015 गेट के ही उस पे कॉल किया था, 2016 में कॉल किया था, लेट कॉल किया था इस कंपनी ने। तो इसके अंदर आपने क्या क्या काम किया और कितने साल तक किया था? ये आपने ज्वाइन किया 2016 या 17 कब? नहीं, ये मैंने ज्वाइन किया, मैं गार्डन शिपयार्ड में मैंने 3 महीने ही जॉब की। अच्छा, 3 महीने उसके जॉब बाद की से थी। 3 में मैंने मार्च में ज्वाइन किया था जीआरएससी, 3 महीने मैंने जॉब की। उसके अच्छा, बाद मई में अराउंड मैंने नालको ज्वाइन कर लिया था। ग्रेट। हाँ, ओके। तो इसके अंदर किस तरह का काम आता है और आप कहाँ पे शिफ्ट हुए थे तब? आपकी नालको जो है बेसिकली नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, उसका मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एक्चुअली नालको जो डील करती है वो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में और एल्यूमिना प्रोडक्शन में डील करती है। तो इसके दो बेसिकली मेन प्रोडक्शन यूनिट्स थे। एक अंगुल में था। अंगुल करीब भुवनेश्वर जो कैपिटल सिटी है उड़ीसा से, वहां से करीब अराउंड 150 किलोमीटर अंगुल एक डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे इनका स्मेल्टर प्लांट था, जहाँ पे एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाने का प्रोसेस होता था, प्रोडक्शन यूनिट। और दूसरा प्लांट जो है वो दामनजोड़ी में था, जो आंध्रा बॉर्डर पे था, उड़ीसा में। वहां पे एल्यूमिना प्रोडक्शन होता था, वो बॉक्साइट और माइंस से बॉक्साइट से एल्यूमिना प्रोडक्शन किया जाता था, तो वो दामनजोड़ी में था। तो मेरे को ट्रेनिंग के बाद 3 महीने की अराउंड ट्रेनिंग हुई थी, और उसके बाद से मेरे को पोस्ट किया गया था अंगुल यूनिट में। अंगुल यूनिट में दो यूनिट थे, एक स्मेल्टर प्लांट था और एक कैप्टिव पावर प्लांट था। क्योंकि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जो कि बहुत पावर एक्सटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब पावर का बहुत ज्यादा यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हर एक, जैसे आपने स्टील मैन्युफैक्चरिंग में देखा होगा, तो वैसे ही एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में भी पावर प्लांट्स के साथ, सॉरी, स्मेल्टर प्लांट्स के साथ पावर प्लांट्स रहते हैं अपने खुद के। तो उनको कैप्टिव पावर प्लांट्स कहा जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स, जो खुद के लिए, वो बाहर सप्लाई, डोमेस्टिक यूजर्स को सप्लाई करने के लिए नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस के लिए पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं। तो वो एक थर्मल पावर प्लांट था, कैप्टिव पावर प्लांट, जहाँ पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, एज एन जूनियर मैनेजर हुई थी। और जूनियर मैनेजर मेरे को फर्स्ट पोस्टिंग मेंटेनेंस में हुआ था। उस पावर प्लांट में मेंटेनेंस में मैं रिले ग्रुप में था, जो जो भी स्विच यार्ड में रिलेज लगी हुई थी, उनकी मेंटेनेंस जो है वो वहाँ पे होती थी। तो वहाँ पे मैंने काम किया। फिर इसके बाद आपने क्या सोचा था? मतलब ये जॉब, आई थिंक दोनों ही जॉब आप कहीं ना कहीं चाहते थे। आपकी ड्रीम जॉब थी, मैं कह सकती हूँ। दूसरा जो जॉब है वो भी पीएसयू आप चाहते ही थे कहीं ना कहीं। फिर आपको क्या ऐसा लगा कि आपको और ग्रो करने की जरूरत है या आपको किसी और जॉब में जाने की जरूरत है? आगे आपने प्रिपरेशन करने का वो इंतु कहाँ से आया? एक्चुअली नालको में जब मैं पोस्ट हुआ था, तो अ, नालको की यूनिट जो है वो अंगुल में मैं पोस्टेड था। तो वो यूनिट जो है, मतलब एक तरीके से समझिए कि मेन कैपिटल सिटी से थोड़ी आइसोलेटेड सी है, और अंगुल भी एक स्मॉल टाउन है। बहुत ज्यादा वहाँ पे एज सच इतना बहुत ज्यादा इतनी फैसिलिटीज है नहीं। हालांकि पावर प्लांट्स और मतलब कि विद इन द कैंपस यू गॉट एवरी फैसिलिटी, बट इतनी, मतलब कि वो इतना बड़ा शहर नहीं था अंगुल। और प्लस थोड़ी सी होम सिकनेस भी थी कि, मतलब मैं ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो फिर था कि थोड़ा घर के आसपास आ जाऊं, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वहाँ पे एक तो लैंग्वेज एकदम से अलग, उड़िया लैंग्वेज थी, कल्चर एकदम से अलग।
तो थोड़ा सा अडेप्ट करने में थोड़ा सा जो है था, वो प्रॉब्लम थी, शुरू में थी प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गई। वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं, और उनका कल्चर भी बहुत ही नायाब है, और बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ का कल्चर, उड़ीसा का, और काफी मिलनसार लोग हैं वहाँ पे। तो अच्छा लगा मुझे, ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा दिल में था कि हाँ यार, अगर घर के पास हो जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो इसलिए एक था कि तैयारी करके अगर घर के पास हो जाए तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा मेरे लिए। और तो हाँ, एक ये था, इसलिए मैंने तैयारी फिर से शुरू की। तो तब तक आपको कि आपको आगे क्या करना है, वो प्लान ऑफ एक्शन आपने खुद डिसाइड किया था या फिर किसी और से गाइडेंस ली थी, या तब तक आपको पता ही चल गया था कि कहाँ पे किस तरह का काम हो? फ्यूचर को देखते हुए क्या डिसाइड करना है, अब उतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपके पास ऑलरेडी आ गया होगा, से किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो चीज आपको पता चल गई थी या फिर आपने स्टिल किसी से गाइडेंस लिया और आपने किस तरह से सोचा कि आपको आईएएस की ही तैयारी करनी है? एक्चुअली रश्मि, मैंने जो है जब तैयारी स्टार्ट की थी, तो जब गेट में स्कोर आया था उसके बाद से 2 साल मैंने जब जॉब की, करीब 3 मंथ्स वहां पे की थी और 1.5 साल करीब नालको में की थी। तो नियर अबाउट 2 साल मैंने जॉब किया। तो इस दौरान मैंने काफी इंटरव्यूज दिए, काफी एग्जाम्स दिए, काफी मतलब कि काफी मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सक्सेस देखा है, मैंने बहुत ज्यादा फेलियर्स देखे हैं। तो उनसे हर एक फेलियर से सीखने को मिला। जैसे कि मैं बता दूं, गेट से ही मेरा जो है सबसे पहला कॉल जो है आईओसीएल से आया था। आईओसीएल में इंटरव्यू दिया था मैंने। आईओसीएल में लेकिन हुआ नहीं था मेरा, क्योंकि गेट रैंक इतनी अच्छी नहीं थी मेरी। और इसके बाद से मैंने बीएआरसी का इंटरव्यू दिया था, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, उसका भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद इंडियन प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें भी साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी नहीं हुआ था। तो ऐसे कई सारे और भी एग्जाम्स थे जिसमें मैंने इंटरव्यूज दिए और सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये इन सब चीजों से स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत कुछ चीजें जो है सीखने को मिली, बहुत कुछ जानने को मिली सब चीजों के बारे में। जब आप कोई भी एक एग्जाम देते हो या फिर इंटरव्यू देते हो, तो उसके बारे में सब कुछ आप पता करते हो कि क्या चीजें हैं, क्या है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो है, 2 साल की प्रोसेस में मैंने सब कुछ फेस किया, और पता चला मुझे कि कौन सी इंडस्ट्री जो है मोस्ट सूटेड है मेरे के लिए, और मतलब फाइनली मुझे जाना कहाँ है। तो ये चीज जो है इस 2 साल के दौरान पता चली, और हर एक फेलियर से जो है सीखने को काफी कुछ मिला। तो उस चीजों ने काफी हेल्प की मेरी। तो नालको के दौरान वही सब चीजें जो है मेरे काम आई, और उसके बाद से ये एक गोल डिसाइड करने में, क्योंकि अब मैं पीएसयू में था, पीएसयू मैंने ज्वाइन कर ही ली थी। अब इससे अच्छा ऑप्शन क्या था, मतलब कि आप अगर दूसरे भी पीएसयू, नालको इज वेरी गुड पेइंग पीएसयू, मतलब कि पैसा बहुत देती है वो। तो ऐसा नहीं था कि इसको छोड़ के कोई दूसरी पीएसयू ज्वाइन करना, दैट वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो मुझे एक ही चीज बस लग रही थी कि मैं जो एक चीज कर सकता हूँ वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही एग्जाम दे सकता हूँ, जो कि मेरे सामने दिख रहा था। तो उसी के लिए मैंने ट्राई किया, मैंने ज्यादा इधर उधर नहीं सोचा, क्योंकि बाकी सब कुछ मैं ट्राई ऑलरेडी कर चुका था। वाह। तो अच्छा, नालको की पोस्टिंग सिर्फ उड़ीसा में होती है, उसी आसपास के एरिया, या फिर इनकी और भी कई जगह सेटअप है वहां पे भी पोस्टिंग हो सकती है? नालको मेजरली जो उसका हेड ऑफिस है वो भुवनेश्वर में ही है। नालको की कुछ मार्केटिंग यूनिट्स जो है बाहर में भी है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, और उसके बाद से आपकी मेरे ख्याल से मतलब और 4-5 सिटीज में और है मार्केटिंग यूनिट्स, काफी जगह पे हैं। लेकिन मार्केटिंग यूनिट्स में मेनली मार्केटिंग और फाइनेंस के ही लोग जो है ज्यादातर रहते हैं। तो टेक्निकल लोगों की पोस्टिंग जो है, टेक्निकल ग्रेजुएट्स जो लिए जाते हैं, तो उनकी पोस्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, मेजरली प्लांट्स में, या फिर जो बहुत ही लकी होते हैं उनकी जो है हेड ऑफिस में हो जाती है भुवनेश्वर में, वो भी उड़ीसा में ही है। तो मेजरली हाँ, कहा जाए तो उड़ीसा में ही मोस्टली जो है लोग रहते हैं। एक अंगुल यूनिट है इनकी, अंगुल में 2 प्लांट्स हैं इनके, स्मेल्टर प्लांट, एक कैप्टिव पावर प्लांट। दामनजोड़ी यूनिट है, दामनजोड़ी यूनिट में एक माइंस है, पंचपट माली हिल्स है, जहाँ पे बॉक्साइट प्रोडक्शन काफी होता है और माइनिंग की जाती है बॉक्साइट की। एक वहां पे पोस्टिंग होती है, और एक दामन जोड़ी जगह है जो जहाँ पे बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाने का जो है काम होता है। तो ये 4 लोकेशन है उड़ीसा में जहाँ पे पोस्टिंग होती है मेजरली।
ओके, सो इसके आपने फिर आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस को क्रैक कर लिया था। फिर उसके बाद क्या मतलब उसके बाद क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कि आपने ज्वाइन किया? आपको कहाँ की ज्वाइनिंग मिली? एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम 2017 में दिया था, और 2017 में रिजल्ट आया था मेरा, सितंबर में रिजल्ट आया था। उसके बाद से मेरी ज्वाइनिंग जो हुई वो 2018 में जुलाई में, 30 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और ज्वाइनिंग मेरी हुई थी नासिक में, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे नासिक में, इरेन जिसे कहते हैं। और वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई थी। तो वहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसीजर सारे जो है कंप्लीट करा के हम लोगों को नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बड़ोदरा में है, वहाँ पे भेज दिया गया था फाउंडेशन कोर्स के लिए, जो 2 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें सारे सर्विसेज के, मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का इलेक्ट्रिकल कैडर से हूँ। रेलवेज में इलेक्ट्रिकल कैडर जिसे IRSW कहते हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो IRSW 17 बैच का मैं ऑफिसर हूँ। तो फर्स्ट जो है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज में हम लोग की ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स हुआ था, जहाँ पे सारे कैडर के मीन्स, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, मैकेनिकल के, SNT के, मतलब जिसे सिग्नल एंड टेलीकॉम कहते हैं, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और स्टोर सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, और आपके ट्रैफिक सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज, सारे ऑफिसर्स जो है एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, जिसे फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। तो वो फाउंडेशन कोर्स के लिए हम उनको भेजा गया था बड़ोदरा, 2 महीने की वो कोर्स हुआ था हमारा। फर्स्ट जो है हम लोग का कोर्स वही था, वहाँ पे ज्वाइन किया था। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, इंडियन रेलवेज में ज्वाइन करने के बाद रेलवेज की ट्रेनिंग काफ़ी, मतलब कि बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड और अच्छी ट्रेनिंग है। 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है ये, जिसमें आपको ओवर द इंडिया सारे प्लेसेस लगभग लगभग आपको घूमने को मिल जाएंगे। एक्चुअली क्योंकि रेलवे इतना मेहनत ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, इसके सारे यूनिट्स जो हैं स्प्रेड हैं थ्रू आउट लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो 1.5 साल की ट्रेनिंग के दौरान जो है आप लगभग लगभग पूरा इंडिया जो है घूम लोगे, और जो कि काफ़ी एक्साइटिंग होता है। और आप 1.5 साल बहुत इंजॉय करते हो ट्रेनिंग के दौरान, और डिफरेंट प्लेसेस, कई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स के बाद जो है आपका टेक्निकल कोर्स होता है, जो कि आप हर एक सर्विसेज के लिए एक डेजिग्नेटेड जो है उनका CTI होता है। CTI मीन सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए रेलवेज में जो CTI है वो इरीन नासिक में है, SNT के लिए इरिसेट सिकंदराबाद में है, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए इरिसन पुणे में है, और आपका स्टोर सर्विसेज के लिए वडोदरा में है, ट्रैफिक सर्विसेज के लिए लखनऊ में है इरिटिम, उसके बाद से RPF के लिए लखनऊ में है RPF एकेडमी। और इस तरीके से, मतलब कि सबके अलग अलग CTIs हैं, जहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो 2 फेज में कंप्लीट किया जाता है। और उसके बाद से एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे फिर से सारे कैडर के ऑफिसर्स जो हैं वो एक साथ फिर से कंबाइंड होकर, मर्ज होकर फिर से ट्रेन किए जाते हैं इंडक्शन प्रोग्राम में। और इसी दौरान काफ़ी, मतलब कि ट्रैकिंग्स वगैरह पे भी हम लोग जाते हैं, जहाँ पे एक टीम वर्क और काफ़ी, मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, टीम वर्क, ये सब चीज़ें जो है डेवलप होती है। कई सारी एक्टिविटीज कराई जाती है, हम लोग को मैनेजमेंट कोर्स के लिए भेजा जाता है। मैनेजमेंट कोर्स हम लोगों का IIM इंदौर में हुआ था। और उसके बाद से ये सब होने के बाद एक कंपोनेंट फॉरेन ट्रेनिंग का भी होता है। फॉरेन ट्रेनिंग में हम लोग को पेरिस भेजा गया था, फ्रांस, 1 वीक के लिए। तो वो हुआ था। तो 1.5 साल की ट्रेनिंग में आप काफ़ी इंजॉय करते हो, पूरा इंडिया घूमते हो, डिफरेंट यूनिट्स जाते हो, रेलवेज के बारे में समझते हो कि रेलवेज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअल में काम कैसे करता है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि ट्रेन जो है चलती है, जा रही है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है हमको, लेकिन हमको पता नहीं है कि उसके पीछे कितने लोग जो है लगे हुए हैं उस ट्रेन ऑपरेशन में, और हर एक की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, को वो पूरा कर रहे हैं, और कितनी मेहनत लगती है उसके पीछे में। वो सब चीजें जो है जानने को मिलती है उस 1.5 साल की ट्रेनिंग के दौरान, हर एक के, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में, हर एक यूनिट्स के बारे में। तो काफी
सो इसके बाद सर आपके 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी और आपका फिर टाइटल क्या मिला या फिर रोल क्या था वहां पे, एग्जैक्टली आपका काम क्या था? 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी नॉर्दर्न रेलवेज में। मेरे को नॉर्दर्न रेलवेज रिपोर्ट करना था। नॉर्दर्न रेलवेज रिपोर्ट करने के बाद मैंने नॉर्दर्न रेलवेज 2020 जैन में रिपोर्ट किया था। और वहाँ से मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एज एन असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, टीआरएस, गाजियाबाद में पोस्ट हुआ मैं। तो गाजियाबाद में इलेक्ट्रिक लोको शेड है, जो कि 3 फेज लोको, जो हम लोग देखते हैं, जो आगे इंजन पूरे फॉर्मेशन को हॉल करते हैं, कोचेस को हॉल करते हैं, वो 3 फेज लोको मेंटेन होते हैं WAP5 और WAP7 गाजियाबाद में। तो वहाँ फर्स्ट पोस्टिंग मेरी वहाँ पे थी एज एन असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वहाँ पे मैंने करीब 1.5 साल काम किया। ओके। नहीं, सॉरी, वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। ओके निखिल, आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया। इनफैक्ट आपने बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट भी वहीं पे कवर कर लिए, तो लेट्स मूव टू द टेक्निकल पार्ट और थोड़ा बहुत उसमें देख लें जो भी चीजें छूट गई हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ताकि टेक्निकल पार्ट में अगर मैं आऊँ तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि आप जो प्रिपरेशन करते हो, एक बार मुझे याद है आपने मुझसे कहा था कि ऐसा नहीं है कि मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग नहीं है, आपसे ज्यादा जानने वाले लोग भी हैं और वो बहुत ज्यादा पढ़ते भी हैं, उनका सिलेबस भी पूरा तैयार रहता है। पर एक तरीका होता है एग्जाम देने का जो कई लोगों को नहीं पता होता है। तो इसका क्या मतलब था और आपने क्या चीज डिकोड कर ली थी कि किस तरह से एग्जाम देना है? एज यू सेड कि आपने फेलियर देखे हैं लेकिन आपने सक्सेस भी देखी है, वो भी इन इन प्रोसेस देखिए, एक एक्सपोनेंशियल टर्म में देखिए कि एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप नहीं आया था बीच में। दैट मीन्स कि आप कुछ तो काम कर रहे थे जो कि सही था, वो सही जा रहा था, गलत नहीं जा रहा था, इधर उधर नहीं थे, आप डायरेक्शन में थे। तो वो डायरेक्शन आपको पता चली थी या फिर बाय लक आपको लगा कि, सॉरी मतलब बाय लक आपको मिल गई थी वो डायरेक्शन, कि आपने रिसर्च करके या खुद समझ के वो डायरेक्शन पता की थी या गाइडेंस से? एक्चुअली एक सिर्फ ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के ही बारे में नहीं, कोई भी एक एग्जाम होता है तो आपको सबसे पहले एग्जाम क्या डिमांड करता है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में जिस एग्जाम को लिखने जा रहे हो उसका सिलेबस क्या है, आप वो एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है आपसे। आप यू कांट मीन्स प्रिपेयर एवरीथिंग अंडर द सन। सब कुछ आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। आपको एग्जाम को समझना होगा, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, उसको पहले समझना होगा, सिलेबस देखना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी, उसके बाद से वो एग्जाम लिखना होगा। तो ये सब चीजें जो है मतलब कि आपको मतलब फेलियर से भी पता चलती है। मेरे को जैसे फेलियर से काफी चीजें पता चली ही हैं और वो चीज धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। लेकिन अब इन फेलियर से मैंने यही जाना है कि कोई भी एग्जाम आप लिखने जाते हो तो फिर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग इन द सेंस, आपको इस एग्जाम के क्या डिमांड कर रहा है वो समझना है और उसके हिसाब से तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप सब कुछ जो है पढ़ने लग जाओ और सब कुछ जो है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता है। कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसको देखो कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, आपको तैयारी किस चीज के बारे में, किस चीज किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, क्या चीज ज्यादा पूछी जाती है। अगर ऐसे आप पूरा टाइम जो है इक्वली डिवोट करोगे या फिर किसी इस सब्जेक्ट किस उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम डिवोट करोगे जो पूछा ही कम जाता है, तो दैट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वो चीज थोड़ी जो है आप धीरे धीरे सीखते हो, लेकिन मतलब समय के साथ जो है आपको ये चीज अगर आप पहले कर लो तो वो काफी बेनिफिशियल होगा। मेरे केस में मैंने वो समय के साथ सीखी, धीरे धीरे फेलियर्स के साथ सीखी। तो इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि जो एग्जाम आप प्रिपेयर करने जा रहे हो उसके बारे में पहले अच्छे से समझ लो, वो एग्जाम है किस चीज के बारे में, उसका सिलेबस पढ़ो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, वो एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है, एग्जामिनर्स क्या चाहते हैं, और उसके हिसाब से जो है आप तैयारी करो। सब कुछ जो है तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 सब्जेक्ट को आपको इक्वली टाइम डिवोट करना है। उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे जिसका वेटेज ज्यादा होता होगा एग्जाम में,
तो उसको आपको उसी रेशियो में टाइम डिवाइड करना होगा। और वो चीज़ जो है जब आप ये रिसर्च करोगे तभी आपको पता चलेगा, और प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह और एग्जाम्स दोगे, मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, तो उससे ये चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर होंगी। तो और ये बात सही है, मेरे से जो है बहुत ज़्यादा जानकार लोग जो है तैयारी कर रहे थे, वो मेरे से ज़्यादा जानते थे, और मेरे से ज़्यादा नॉलेज थी उनको, लेकिन उनका एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए नहीं क्लियर हो पाया क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम के बारे में समझा ही नहीं, एग्ज़ाम को नहीं समझा उन्होंने, क्योंकि एग्ज़ाम जो डिमांड करता है वो चीज़ उन पे उन्होंने तैयार नहीं की। तो हाँ, ये चीज़ जो है काफ़ी इफेक्ट करती है, तो एग्ज़ाम को समझिए और उसके बारे में तैयारी। अगर आप एडवाइस करना चाहेंगे किसी को जो अभी तैयारी कर रहा है, लेट्स से बीटेक के लिए के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहा है, या फिर जॉब के लिए कर रहा है, तो एक चीज अगर आप उनको, मतलब कुछ चीज जो अगर आप उनको बताना चाहें कि किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, तो वो क्या होगी? आप किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए तैयारी करें, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी एक आप एग्जाम नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज है आप उसका सिलेबस उठा के देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें सिलेबस में है। वो सिलेबस उठा लेने के बाद आपको सिलेबस एक तरीके से सारी सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट सिलेबस जानना, उसके बाद से सेकंड पार्ट होता है कि आप, फर्स्ट स्टेप है आप अपना सिलेबस समझिए, सेकंड स्टेप है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, देखिए कि उस सिलेबस में से जो टॉपिक्स हैं वो उस टॉपिक्स में कौन से टॉपिक्स तक टॉपिक को आप कितना टाइम देंगे। और फोर्थ स्टेप है आप मॉक टेस्ट दीजिए, तैयारी हो जाने के बाद से आप मॉक टेस्ट जरूर कीजिए दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या आप आपकी तैयारी उस लायक है कि आप वो एग्जाम क्लियर कर पाए। और जो भी एक चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, या फिर जो भी आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट आप जो है स्ट्रेटेजी जो है वो आप मॉक टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो फिर आप कोई भी एग्जाम ये क्लियर कर सकते हैं, कोई भी XYZ एग्जाम। हाय एवरीवन, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने बैचमेट के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। अगर आईएएस की बात करें तो आपने आईएएस ही क्यों चुना, आपने आईएएस क्यों नहीं चुना? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइक आईएएस एंड आईएएस, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं होगा, ऑब्वियसली आपको पता होगा, लेकिन आपने कुछ सोच के डिसाइड किया होगा कि आपको आईएएस करना है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपने आईएएस ही क्यों चुना? आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दोनों की जॉब प्रोफाइल काफ़ी अलग है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप एक तरीके से देखा जाए तो जॉब का डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। आप एक पब्लिक डीलिंग है, आप सीधे सीधे जो है पब्लिक से के मैटर्स में जो है आप डिसीजंस लेते हो, पब्लिक से आपका कन्वर्सेशन होता है, पब्लिक डोमेन में आप रहते हो, और पब्लिक पॉलिसीज बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट कराने में आपका काफ़ी जो है रोल रहता है। तो वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। और ऑन द अदर हैंड इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप एक किसी डिपार्टमेंट में आप जिस एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा स्पेसिफिक जॉब है ये। आप एक किसी डिपार्टमेंट में, आप जिस डिपार्टमेंट के रहते हो, इलेक्ट्रिकल के हो, तो आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी चीजें जो है उसको लीड करोगे, उसके वर्कफोर्स को लीड करोगे। टेक्नो मैनेजरियल जॉब है ज्यादातर ये। टेक्निकल भी आपको नॉलेज होनी चाहिए और मैनेजरियल स्किल्स भी आपके होने चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो टेक्नो मैनेजरियल जॉब है। और तो मैंने तो आईईएस को, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को चुना क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा जो है टेक्निकल ज़्यादा था। मेरा था कि मैंने जो इंजीनियरिंग की है उससे रिलेटेड मैं कोई जॉब करूं जहाँ पे मैं अपनी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसको अप्लाई कर सकूं, या फिर वो चीज़ मेरे समझ में आए, या फिर मैं वो चीज़ को लेके काम कर सकूं। तो इसलिए मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को चुना था, और सिर्फ इसी के लिए तैयारी की थी, आईएएस का एग्ज़ाम ही दिया था। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मैंने नहीं उस समय परस्यू किया, और मैंने सीएससी का एग्ज़ाम सब नहीं दिया था।
ओके, सो आईएएस के अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट है, और मान लीजिए किसी ने अगर आईएएस दिया वो सिलेक्ट हो गया है, तो उससे क्या चांस है कि उसे किस किस डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिल सकता है? इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के थ्रू बहुत सारे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट लेते हैं इसमें। जैसे इंडियन रेलवेज जो मेजर रिक्रूटर जो है वो एक इंडियन रेलवेज है, और उसके बाद से सीपीडब्ल्यूडी है, और सीपीडब्ल्यूडी में रोड्स हैं, बिल्डिंग है, और उसके बाद से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एमईएस है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, और सर्वे ऑफ इंडिया है, और उसके बाद से इंडियन नेवल आर्मामेंट स्टोर है, और उसके बाद इस तरीके से और भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो पार्ट लेते हैं इसमें। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे, तो इन सब डिपार्टमेंट्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के ही थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। अब रेलवेज में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के थ्रू वैकेंसीज बंद हो चुकी हैं। 2019 जो है वो बैच लास्ट था। उसके बाद से 2022 में जो एग्जाम होने जा रहा है वो IRMS, मतलब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्जाम होगा रेलवेज में ऑफिसर इंडक्ट करने के लिए, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के थ्रू होगा। अब ईएसी के थ्रू रेलवेज ने रिक्रूट करना बंद कर दिया है, और रेलवेज में रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स जो है डिफरेंट जो ईएसी के थ्रू होते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें IRSEE, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IRSME, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, SNT में इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम, IRSSE कहते हैं जिसे। उसके बाद से सिविल इंजीनियर्स का IRSE, इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स, और एक और है डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज, IRSS, जो स्टोर्स डिपार्टमेंट देखते हैं। तो ये सारे सर्विसेज जो है EAC के थ्रू होते थे, जो कि अब IRMS सिविल सर्विसेज के थ्रू होंगे 2022 से। और उसके बाद से जो भी इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट होता था वो जूनियर स्केल में रिक्रूट होता था। जूनियर स्केल मींस अगर मैं जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ तो असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल से जो है असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, SNT से है तो असिस्टेंट डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर, और स्टोर से है तो असिस्टेंट डिविजनल स्टोर, और सिविल से है तो असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। इस तरीके से जूनियर स्केल में रिक्रूटमेंट होता है। जूनियर स्केल में उसके बाद से प्रमोशंस जो है, जूनियर स्केल से सीनियर स्केल, सीनियर स्केल से JAG, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जो कि जैसे मेरे में जो है सीनियर स्केल है वो डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके बाद सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके बाद से आप सिलेक्शन ग्रेड में जाते हो, SAG में जाते हो, जब आप HOD बन जाते हो। HOD मीन्स CEE या फिर CEDE, चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल सर्विसेज, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर्विसेज ऑफ इंजीनियर, ऐसे कर करके आप ये HODs लेवल में, SAG लेवल में आप आ जाते हो। और उसके बाद से आप मैनेजरियल, साइमल्टेनियसली आप मैनेजरियल लेवल में भी जाते हो, DRM बनते हो, और SAG लेवल ही DRM का लेवल है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। और SAG के बाद आप HAG में जाते हो, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल्स मैनेजर, PCMM। तो ऐसे कर करके आप HAG लेवल पे भी जाते हो, और उसी HAG लेवल में अगर आप मैनेजरियल स्केल में आ जाते हो तो आप GM, जनरल मैनेजर, HAG प्लस उस पे। तो और उसके बाद से एपेक्स स्केल में आप जो है CRB, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड्स, और बोर्ड के मेंबर्स जो है मेंबर इलेक्ट्रिकल, मेंबर मेंबर इंजीनियरिंग, जो पहले इंफ्रा अब हो गए हैं, मेंबर इंफ्रा, मेंबर ऑपरेशन इन बिजनेस डेवलपमेंट, और मेंबर फाइनेंस। इस तरीके से मेंबर्स रहते हैं। और सबसे बड़ा जो है CRB, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, जिसे अब CRB ना बोल के CEO बोला जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड। तो ये सारी हायरार्की है रेलवेज की। ओके, तो आपने जिस पोस्ट पे ज्वाइन किया था और अब उसमें बहुत टाइम होगा, आप अपने टाइम के साथ एक्सपीरियंस गेन किया है ना, ऑफ कोर्स पोस्ट में भी आपका
काम में भी आपका चेंजेस आया होगा। तो विद टाइम किस तरह के काम से किस तरह के काम की तरफ बढ़ते हैं आपके डिवीजन में, आपके डिपार्टमेंट में? जैसे आपने हायरार्की बताई है, तो मैं पूरा डिटेल में तो नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन स्टिल फिर भी जब ज्वाइन करते हैं और हायरार्की में आगे तक जाते हैं, तो उसके में काम कितना चेंज होता है आपका? मैंने ज्वाइन किया था एज एन असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गाजियाबाद इलेक्ट्रिक लोको शेड में। तो गाजियाबाद इलेक्ट्रिक लोको शेड एक बहुत ही प्राइम लोको शेड है। इंडिया हाईएस्ट होल्डिंग लोको शेड है पैसेंजर लोकोमोटिव्स के मामले में। और जितने भी WAP5 और P7 लोकोस जो हैं, जो राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान, इन सबको हॉल करते हैं बेसिकली, जिन्हें आप लेमन लैंग्वेज में कहते हो इंजन। तो वो इंजन्स जो हैं वो वहाँ पे मेंटेन होते हैं। एक हर एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चाहे डीजल लोकोमोटिव हो, उसका एक होमिंग शेड होता है। होमिंग शेड मीन्स जब भी उसका रिपेयर होगा या फिर मेंटेनेंस होगा, वो एक डेजिग्नेटेड शेड में होता है जहाँ पे वो जाता है। तो मैं गाजियाबाद लोको शेड में 2 साल करीब पोस्टेड रहा। वहाँ पे मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो होते थे उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करना, और मेजर शेड्यूल ओवरहॉल करना, और मैन पावर प्लानिंग करना, और मटेरियल प्लानिंग करना, और स्टेब्लिशमेंट देखना। तो मोटी मोटी यही सारी चीजें जो है रहती थी उसमें। 2 साल मैंने उसके अंदर काम किया। थोड़ा सा जूनियर स्केल में टेक्निकल इनपुट ज्यादा होता है। आप एक तरीके से फील्ड में काम करते हो, तो फील्ड में आपके अंडर जो SSCs हैं, बेसिकली जो एक्चुअल में काम करवा रहे होते हैं, सुपरवाइजर्स जिन्हें कहते हैं हम लोग, सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स होते हैं हम लोग। तो वो आपके अंडर से रहते हैं, उनसे काम करवाना, उनसे काम लेना। और पर्टिकुलरली जो है टाइम टू टाइम, मतलब कि आपका विद इन टाइम जो है मेंटेनेंस हो, कोई ऐसा मेंटेनेंस हो कि कोई ब्रेकडाउन ना हो लाइन पे। तो इस तरीके से जो है आपकी क्वालिटी मेंटेनेंस भी हो, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो आप कर रहे हैं वो अच्छे से मेंटेन हो, लोगों की आगे लाइन पे जो है वो फेल ना हो। ये सारी चीजें जो है करना जो है एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो 2 साल मैंने वही किया। 2 साल के बाद से अब मेरी जॉब प्रोफाइल चेंज हुई है। अब मेरी पोस्टिंग लखनऊ डिवीजन में हो गई है, प्रयाग। तो यहाँ पे मैं असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRD हूँ। ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है ऊपर जो ओवरहेड लाइंस जा रही हैं, वायर्स जा रहे हैं, उसको मेंटेन करना। तो उसको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसका जो है वो मेरे अंडर में है इस समय। तो मैं एज एन असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRD प्रयाग में पोस्टेड हूँ इस समय। अगर प्रॉब्लम की बात करें तो हर फील्ड की अपनी प्रॉब्लम होती है। बताया कि आपका काम किस तरह से चेंज हुआ है विद टाइम आपके इस जॉब प्रोफाइल में, और आपने ये भी बताया था कि आपके पिछले जॉब प्रोफाइल में किस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की है। तो इस प्रोफाइल में किस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की थी जब आप न्यू ज्वाइनी थे, और अब जब आप अब सीनियर लेवल पे हैं आपने? ये रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना मेहनत ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पूरा अक्रॉस इंडिया लेंथ एंड ब्रेड्थ फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी ये फैला हुआ है। और कोई भी चीज इसमें अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, वो एक जगह से स्टार्ट होते हैं तो उसको परकुलेट होते 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 काफी टाइम लगता है। तो रेलवेज में भी ऐसा ही है। रेलवेज में कोई भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उसको परकुलेट होने में काफी टाइम लगता है। वो लास्ट लेवल तक जाते 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 काफी टाइम लग जाता है उसको। तो फर्स्ट जॉब में जहाँ पे मैं गाजियाबाद में पोस्टेड था, तो वहाँ पे मतलब कि प्रॉब्लम्स नहीं कहेंगे, उसे चैलेंजेस कहेंगे। क्योंकि आपके पास वर्क पावर जो है करीब 800-900 आपके अंडर स्टाफ हैं। तो स्टाफ का काम जो है मेंटेनेंस करना लोकोमोटिव्स का, स्टाफ हैं। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन IR इश्यूज भी आते हैं, स्टाफ की प्रॉब्लम्स भी होती है, और थोड़े से यूनियंस के भी मैटर्स उसमें आते हैं। तो सारी चीजें डील करना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। और वो आपको समय के साथ जो है आपको सीखने को भी मिलता है कि कैसे IR इश्यूज और यूनियन रिलेटेड मैटर्स आप डील करते हो।
तो वो एक चैलेंज रहता है। बाकी वर्कफोर्स से काम कराना, आपके अंडर एसएससीज हैं उनको मोटिवेट करना, स्टाफ को मोटिवेट करना, ताकि वो जो है टाइमली जॉब करें और अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो मतलब कि एक तो क्वालिटी के ऊपर जो है काफी इन्हांस किया गया है कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी जो भी वर्क हो वो क्वालिटी वर्क हो। तो वो सारी चीजें जो है थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है उसको मेंटेन करना। और फर्स्ट जॉब में मेरी यही सब थी चैलेंजेस। अब सेकंड जॉब जो मैं फील्ड में आ गया हूँ, प्रयाग में पोस्टेड हूँ लखनऊ डिवीजन में। यहाँ पे चैलेंजेस है कि आपको एक लंबे सेक्शन को जो है मेंटेन करना है। लंबा सेक्शन इन द सेंस, अब जैसे मैं प्रयाग में पोस्टेड हूँ, तो मेरा सेक्शन जो है प्रयाग से स्टार्ट होता है। मेरे अंडर 4 डिपो हैं। फाफामऊ डिपो है, ऊंचाहार डिपो है, प्रतापगढ़ डिपो है और एक कौरीगंज अमेठी डिपो है। तो इन चारों सेक्शन मतलब कि ये करीब करीब जो है आपका, आप देख लें तो ट्रैक किलोमीटर्स जो है ये हो जाएंगे करीब 120 130 के अराउंड जो है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप सिंगल लाइन ट्रैक देखें तो इतना ट्रैक किलोमीटर है। 130 किलोमीटर डिस्टेंस तक आपको पूरा जो है ओवरहेड वायर है उसका मेंटेनेंस जो है उसको मेंटेनेंस करवाना है। आपके अंडर स्टाफ है, 4 डिपो में डिवाइडेड है, उनसे जो है काम करवाना है। उनका इस जो भी उनकी उनसे उनके पर्सनल है चाहे जो है प्रोफेशनल इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करना और टाइमली जॉब कराना और क्वालिटी जो है उसके ऊपर भी ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें चैलेंजेस रहती है। और प्लस टीआरडी में ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में एक चैलेंज ये भी रहता है क्योंकि आपका इवन रेलवेज में आप ये पूरा एक रेलवे डिपार्टमेंट के ही साथ ही एक चैलेंज है कि 24/7 ऑपरेशंस होते हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि रात में ट्रेनें बंद हो जाती हैं फिर या फिर रात में ट्रेनें जो है उनको बंद करके सोया जाता है। रात में भी ट्रेनें, रात भर ट्रेनें चलती हैं। और कोई संडे, कोई अगर राजधानी को शाम को 4 बजे दिल्ली से निकलना है तो वो 4 बजे ही निकलेगी, चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे। तो देर इज नो संडे और मंडे फॉर रेलवे स्टाफ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको 24/7 जो है आप जॉब पे रहते हो। आप एक तरीके से आपकी जॉब की प्रोफाइल ऐसी है कि आप मतलब कि कोई भी ब्रेकडाउन हो आपको तुरंत भागना है। तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं। आप ऑल द टाइम जो है इन्वॉल्व रहते हो, इसकी वर्किंग में इन्वॉल्व रहते हो। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो हर कोई रेलवे स्टाफ जो है इसको फेस करता है। और चैलेंजेस हैं, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप एक ट्रेन में जो है करीब मोर देन 1000 पैसेंजर्स जो है ट्रेवल कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको उनके सेफ प्लेस तक पहुंचाना, सेफली पहुंचाना। सेफ्टी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उनको सेफली उनके डेजिग्नेटेड प्लेस तक पहुंचाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिसको हम बखूबी अभी तक करते आए हैं और करते रहे। तो अगर 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 मैं सारी चीजों को ध्यान में रखूं कि आपको अपने जॉब का जो भी पूरा बताया, स्ट्रक्चर बताया, किस तरह का स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम क्या है, सॉरी प्रॉब्लम चैलेंजेस क्या हैं आपने फेस किए तीनों जॉब में, मैं तीनों प्रोफाइल की बात कर रही हूँ। तो अगर इन तीनों में से किसी में भी कोई इंसान तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो सबसे पहली चीज क्या दिमाग में रखे? क्योंकि लोगों के दिमाग में जॉब प्रोफाइल नहीं होती है, लोगों के दिमाग में बाकी उसके आसपास की चीजें होती है। जब भी कोई इंसान, ज्यादातर लोग तैयारी करते हैं लोग, उनको ये नहीं पता होता है कि उस प्रोफाइल के अंदर काम क्या है। उन्हें बाकी पर्क्स और उसके आसपास की जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं वो ज्यादा उनके दिमाग में रहती है। और उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं उस टाइम, मतलब आप जब आप मान लीजिए सिलेक्ट हो गए और आप काम कर रहे हैं तो वो आपको बहुत चैलेंजिंग लगता है। फिर वो आप हैंडल नहीं कर पाते हो। देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ फर्स्ट अबाउट द जॉब प्रोफाइल कि वो जॉब प्रोफाइल अच्छी नहीं, किसी भी फील्ड में मान लीजिए, आप सिर्फ इसमें ही नहीं कह रही हूँ। अब आपकी अगर मैं बात पूछूं तो आप तीनों जॉब प्रोफाइल के बारे में सोच के अगर आप बताएं कि क्या कोई भी इंसान इसमें आ रहा है तो वो क्या सोच के आए, उसके दिमाग में क्या होना चाहिए काम करने वाला है वहां पे, इन अ नटशेल, छोटे में बताया कर, समरी में बताया तो। कोई भी जॉब आप करने जा रहे होते हैं उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके साथ आती है कि आप कोई भी जॉब करें उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं वो क्या आपसे डिमांड कर रही है और क्या डिमांड होगी आपसे। तो जैसे आप पीएसयूज के बारे में जॉब की बात करें
पीएसयूज में फिक्स्ड आवर जॉब रहती है, मतलब कि आपको 9 to 5, 9 to 6 जो है जॉब रहेगी आपकी। आप उसमें जो है परफेक्टली आप जो भी करना है, जो भी आपको टास्क असाइंड है, आपको उस टाइम ड्यूरेशन में करना है। हाँ, हो सकता है हालांकि जो है कभी कभार जो ब्रेक डाउन हो जाए तो उसमें भी जाना पड़ता है। तो उस तरीके की नेचर की जॉब रहती है पीएसयूज में। और रेलवेज की बात की जाए और चाहे अदर डिपार्टमेंट्स, चाहे आप सिविल सर्विसेज में भी बात की जाए, तो हम लोग की जॉब जो है थोड़ी डिफरेंट नेचर की है। हम लोग की जॉब 24/7 की जॉब है। आप हम लोग इन्वॉल्व रहना पड़ता है, हर समय इन्वॉल्व रहना पड़ता है, हम लोग को अवेयर रहना पड़ता है, हम लोग को अपडेटेड रहना पड़ता है कि क्या जो है प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें जो है चल रही हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है उन पे फेलियर हो रहा है या फिर कोई चीज़ जो है ब्रेकडाउन हो रही है, तो इमिडिएटली उसको रिजॉल्व करना है, उसको क्लियर करना है, ताकि पैसेंजर, आप जहाँ भी देखिए, आप पैसेंजर जहाँ पे भी पब्लिक डीलिंग है या पब्लिक से रिलेटेड कोई भी काम होता है, चाहे आप वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में देख लीजिए, चाहे हमारे यहाँ रेलवेज में देखिए जहाँ पे पैसेंजर की सेफ्टी जो है एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पे ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए इस जॉब का प्रोफाइल ऐसा है कि आपको 24/7 आपको लगा रहना पड़ता है, इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो कोई भी एस्पिरेंट्स अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको हम पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए कि ये जॉब थोड़ी चैलेंजिंग है, और ऐसा नहीं है, केक वॉक नहीं है। सारी चीजें बताई हैं, आई थिंक किसी को भी अगर कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। इट्स जस्ट आप लास्ट चीज अगर आप बताएं कि तीनों प्रोफाइल के अगर आप पर्क्स बताएं कि इसको ज्वाइन करने के पर्क्स क्या है, वो आपने थोड़ा बहुत बता चुके हैं आप, स्टिल थोड़ा समराइज करने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत बता दें। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो है आपको अगर पे वाई बात की जाए तो बेसिक पे रहता है उनका। तो आप E1 या E2 स्केल से स्टार्ट करते हैं तो 60,000 बेसिक पे होता है। और उसके ऊपर डीए, जो भी उस समय का डीए रेट चल रहा है, आईडीए कहते हैं जिसे पीएसयूज में आईडीए कहा जाता है, इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलाउंस जिसे कहा जाता है, आईडीए, वो रहता है। और प्लस 35% पर्क्स रहते हैं। तो ये जोड़ जाड़ के करीब करीब जो है आपकी ग्रॉस सैलरी, अगर 60,000 बेस है तो फिर ग्रॉस सैलरी 1 लाख के अराउंड, 1 लाख 1 लाख 5,000 के अराउंड जो होती है। और इन हैंड जो है 85,000 के अराउंड बनती है, 85,000 के अराउंड ग्रॉस सैलरी, इन हैंड सैलरी पीएसयूज में। उसके साथ आपको एक क्वार्टर मिल जाएगा, डिसेंट से क्वार्टर मिलता है। और जिसमें जो कि आपकी कॉलोनी होती है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है हर एक पीएसयूज का अपना, वहाँ पे क्वार्टर मिल जाएगा। अगर वो क्वार्टर नहीं है, आप कोई पीएसयूज क्वार्टर नहीं दे पा रही है, तो आपको लीज पे आप अकोमोडेशन ले सकते हैं, लीज पे करती है कंपनी, पे करती है। और उसके बाद से सारे पर्क्स, जो फ्यूल अलाउंस हो गया, न्यूज़पेपर अलाउंस हुआ, और बाकी सारी चीज़ें जो कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं। और अगर रेलवेज की बात की जाए तो रेलवेज में आपका बेसिक 59,500 से हम लोग का स्टार्ट होता है बेसिक। उसके बाद से डीए, जो भी प्रिवेलिंग रेट है डीए, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अगर हम लोग फील्ड में पोस्टेड हैं तो हम लोग को एक गाड़ी मिली हुई है और प्लस बंगलो मिला हुआ है। और बाकी जो भी पर्क्स हैं वो यही है, बेसिक डीए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस। आपका आप इंस्पेक्शंस पे जाते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस बस यही। पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। मेरे से बेस्ट पार्ट पूछा जाए तो मेरे को रेलवे की वर्किंग जो है काफी फैसिनेटिंग लगती है। मतलब कि आप रेलवेज का वर्क ही एकदम से डिफरेंट है। आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, उससे रेलवेज काफी डिफरेंट है। इन डाउट आप बचपन से हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते चले आ रहे हैं। हम लोग बचपन में सिर्फ 2-3 लोगों को ही जानते थे, जो टीटी हैं, वो जो टिकट चेक करने आते थे उनके बारे में जानते थे। गार्ड्स हैं वो जो हरी झंडी दिखाते हैं उनके बारे में जानते थे। जो ट्रेन को चलाते हैं लोको पायलट, उनके बारे में ही जानते थे। तो जब सर्विसेज में आए तो फिर मतलब एक ट्रेन चलाने के पीछे इतने सारे प्रोसेसेस हैं, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में जान के काफी जो है, मतलब कि एक तो शुरू शुरू में मैं काफी
कहा जाए तो आश्चर्यचकित था। और उसके बाद से लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस समझा मैंने और चीजें समझी, मेरे को काफी फैसिनेटिंग लगा। तो रेलवेज के साथ वर्क करना इज रोमांस, मतलब एक तरीके से काफी इंटरेस्टिंग है। और और मेरा तो काफी मन लगता है। और आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हो, रेल से ट्रैवल करना एक और ट्रेन की, अब तो हम लोग की क्या कहते हैं, बंगलोज हुए या फिर कॉलोनीज हुई एकदम रेलवे स्टेशन के पास ही होती है, तो रात में ट्रेन की आवाज आती है, लेकिन वो चीज हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करती है, वो सूदिंग अब लगने लगी है। ओके, इट्स स्वीट, वेरी स्वीट। सो अब आते हैं उस पार्ट पे जो सबका फेवरेट है, लाइफस्टाइल। आप पर्क्स तो आपने काफी बता दिया है, लेकिन और लाइफस्टाइल के बारे में भी आपने काफी चीजें बता दी है। सो इट्स अ वेरी प्रिविलेज्ड जॉब। अगर मैं बात करूँ तो जो जॉब प्रोफाइल है बहुत ही प्रिविलेज्ड है। लोग इसे सोसाइटी में एज अ मार्क मानते हैं कि अगर आपकी ये जॉब लग गई, इसके आसपास भी है, लेकिन ये जॉब लग गई तो इट्स वेरी कमेंडेबल और बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसमें कि आपकी लाइफस्टाइल और आपकी स्टेटस वाइज आपकी जो एक्सपीरियंस रहा है उसको उसको आपने कितना एंजॉय किया, या वो अगर आप डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? हाँ, आप सही बोल रही हो। इस जॉब के साथ एक सोशल स्टेटस तो है कि मतलब आप रिकग्नाइज किए जाते हो सोसाइटी में कि आप इस जॉब में हो, तो सोशल स्टेटस है, बड़ा है। इन जॉब के साथ जो है ये चीज तो है, लेकिन स्टेटस के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो मेरे ख्याल से वो चीज बहुत बड़ी चीज है। आप रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन, आप लोग आपका आफ्टर कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको, आपके हर एक एक्शन को वॉच कर रहे हैं। आपके नीचे का स्टाफ जो है 300 400 को देख रहा है, आपके हर एक एक्शन को जो है जज किया जाता है। तो स्पोर्ट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी आती हैं। बाकी हाँ, अब इंडियन सोसाइटी में तो गवर्नमेंट जॉब्स में वो जो है थोड़ा तो ये है कि सोशल स्टेटस जो है लोगों का बढ़ जाता है अगर कोई जॉब में चला जाता है फिर। तो हाँ, सोशल स्टेटस वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा पोजीशन जो है थोड़ी सी इनहेंस हुई है पोजीशन, और जॉब के मुकाबले इसका थोड़ा सा ज्यादा वो है। लेकिन इसको ऐसे लेके नहीं चलना चाहिए कि मतलब हाँ, हम सोसाइटी में जो है बहुत प्रिविलेज्ड हैं या फिर ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी नॉर्मल ही हैं, और हम लोग भी आम आदमी जैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्वीट। ओके, अगर मैं डिफाइन करूं आपकी जर्नी को, तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है ऑफ नॉट बीइंग अवेयर, यू वर नॉट सिंसियर। और उसके बाद अगर आपने स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा सीरियस होना आपने स्टार्ट किया, आपने अपने आसपास के लोगों से सीखा, आपने थोड़ा बहुत जाना, आपको गाइडेंस मिली, एंड देन यू स्टार्ट बीइंग अवेयर, यू स्टार्ट बीइंग सिंसियर। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से चीजें हो सकती हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपने अपने फेलियर से सीखा है। आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुई है बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स दैट यू डिडंट हियर। इनफैक्ट आपने उसको यहाँ पे बोला भी नहीं, दैट इज योर वैल्यूज, दैट इज योर कैरेक्टर, एंड स्पेशली योर इंटेलिजेंस। आई थिंक आपकी इंटेलिजेंस है जो कि शुरू में होगी, पर आपने टाइम के साथ उस पर बहुत काम किया है, उसको ग्रो किया है, जो आपने यहाँ नहीं बोला है। आई थिंक वो 2-3 साल है, अगर मैं बात करूँ थर्ड ईयर से, आप कंटिन्यूसली अपने पर्सनालिटी पे, अपने अपने इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप उस पे काम कर रहे हो। बिल्कुल। साथ में इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है, वो आपके खुद के कैरेक्टर है, बिकॉज यू आर सो हम्बल, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर फोकस्ड, यू आर सिंसियर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यू आर इंट्यूटिव। आपको समझ में आती हैं चीजें कि किस तरह से अपने खुद के इंट्यूशन को यूज करना है अपने पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। मतलब अपने पॉजिटिव के लिए आपको अपने इंट्यूशन को, आपके पॉजिटिव ट्रेड्स को किस तरह से यूज करना है। तो आपने अपने इंट्यूशन को यूज किया टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस, योर एग्जाम, योर वर्क। आई थिंक आई वुड से योर वर्क। आपको चीजें याद रहती हैं जिसके, आई थिंक आपको चीजें याद रहती हैं जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके एग्जाम पे और आपकी आगे की ग्रोथ पे पड़ा है। यू रियली, आई थिंक आप बेसिक्स पे ज्यादा जाते हैं, और आप मोटिवेट, और फेलियर से आप मोटिवेट ज्यादा होते हैं। आई थिंक तो आपको लगता है कि उस पर काम किया जा सके, इसलिए आप अपने सारे फेलियर को एज अ स्टेप लेते हो, जितना मुझे समझ में आया है।
और विद द टाइम आपने अपनी मैनेजरियल ट्रेड्स पढ़ाए हैं और बाकी अपने सारे कैरेक्टर्स पे काम किया है, तो आई वुड से आपका जो भी सक्सेस है वो रियली डिजर्विंग है आप, क्योंकि आपने सारे अपने पहलुओं पे बहुत अच्छे से काम किया है। इंटेलिजेंस कह लो, वैल्यूज कह लो, आपके जो फैमिली से आपको वैल्यू मिली है, आपके कैरेक्टर ग्रोथ, आई थिंक आपने टाइम टाइम टू टाइम बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है। जिस तरह के स्टूडेंट या फिर जिस तरह के इंसान आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे, अब उससे कहीं ज्यादा आप सिंसियर हो, कहीं ज्यादा आप नॉलेजेबल हो। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स वी कैन ऑल सी कि आप किस तरह से अपने पर्सनैलिटी को ग्रो कर रहे हो। प्लीज टेल मी कि अगर मैंने कुछ भी गलत बोला। गलत नहीं तो मैं नहीं कुछ उस पे वो कर सकता हूँ, लेकिन आपने बहुत ज्यादा बोल दिया है मेरे बारे में। मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ मेरे अंदर है। अगर एक क्वेश्चन मैं अगर पूछूं कि एक लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज वी आर डन मोस्टली, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आगे की जनरेशन को मिलेनियल से कुछ सीखना हो, हमारी गलतियों से कुछ सीखना हो, तो कौन सी सबसे एक गलती से वो सीख सकते हैं कुछ और उससे रिपीट ना करें? हम्म एक सबसे बड़ी गलती जिससे आदमी सीख सकता है, वो सबसे बड़ी गलती जो हम लोगों ने की है, हम लोगों मीन्स मैंने जो की है, वो ये की है कि मतलब मैं थोड़ा सा हमेशा लैग किया हूँ। हर एक चीज जो चीज मुझे टाइमली पता होनी चाहिए थी, जो चीजें मुझे बहुत पहले जान लेना चाहिए था, वो चीज मैंने देर में जानी। तो उस चीजों पे वर्क किया जा सकता है। आप इन्फॉर्म्ड रहें, अपडेटेड रहें, आपको चीजें पहले से पता रहे, तो चीजें और आसान हो सकती हैं। आपने बहुत सही बात बोली है। एग्जैक्टली ये बहुत ही ज्यादा, आई थिंक ये हमारी प्रॉब्लम थी कि हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी टाइम के साथ, और जब वो पता चली तो वो एक तरह का रह जाता है कि आप अगर पता होता तो शायद उस डायरेक्शन में हम सही से काम कर सकते थे, क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि चीजें पता नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ चीजें छूट गई लाइफ में। फ्रॉम बीइंग अ एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल टू बीइंग अ फिफ्थ रैंक होल्डर इन आईईएस, ये छोटी बात नहीं है। और आपने ये बहुत ही कम स्पैन ऑफ टाइम में किया है, मैं इतना भी नहीं कि आपने बहुत टाइम लिया होगा। देन ऑफ कोर्स आपने बहुत ही हार्डवर्क और बहुत ही सिंसियरिटी से सारे काम किए होंगे, एंड आई रियली होप कि लोग आपसे सीखें, आपसे आपसे मोटिवेट हो और अपने काम में वही सिंसियरिटी और हार्डवर्क लेके आए। अगर मेरे इस इंटरव्यू से अगर 10% लोगों को भी कुछ अच्छा इफेक्ट होता है, तो फिर आई विल बी प्रिविलेज्ड, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कि मैं जो गाइडेंस मेरे को नहीं मिल पाई, वो अ, अभी के बच्चों को जो है, अभी के एस्पिरेंट्स को मिल पाए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय। तो आई होप आपको कुछ फ़ायदा मिला हो। अगर आपको कोई भी गाइडेंस मिली है तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन हो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं उसे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऐड कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। माय नेम इज रश्मि, यू आर ऑन दिस इज इम्पेरेटिव। अगर आपने एक पॉडकास्ट पूरा देखा है, आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो डू सब्सक्राइब दिस इज इम्पेरेटिव, प्रेस द बेल आइकन।